नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास में पवार वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों पवार वंश के बारे में जाना। और पिछली क्लास में हमने पवार वंश में लास्ट जो देखा था पृथ्वीपति शाह के बारे में जाना था। और उसके बाद आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में मेदिनी शाह से चलेंगे दोस्तों आज। और मेदिनी शाह के बारे में मैंने आपको पृथ्वीपति शाह के उसमें बताया था कि मेदिनी शाह ने दोस्तों सुलेमान सिको को जो है मुगलों के हवाले कर दिया था। और इसीलिए दोस्तों पृथ्वीपति शाह ने जो है मेदिनी शाह को निकाल दिया था दरबार से। और ये जो है मेदिनी शाह ये मुगल दरबार चले गया था। और उसके बाद में फिर ये लौट के आता है और फिर जो है गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, मेदिनी शाह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेंगे उन पर बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें शासनकाल की तो कब से कब तक रहा ये मैंने आपका यहाँ पर नोट किया है। 1664 से लेकर 1684 तक शासन किया मेदिनी शाह से। तो मेदिनी शाह ने दोस्तों कब से कब तक किया इसको याद रखेंगे। और बात करें किसके समकालीन थे मेदिनी शाह, तो याद रखेंगे औरंगजेब का समकालीन था जो मेदिनी शाह था। तो बात करेंगे औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने दोस्तों इसको आदेश दिया था हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है वहाँ आक्रमण करने के लिए। और इसने आक्रमण किया दोस्तों और उपहार स्वरूप इसको जो है दोस्तों देहरादून यानी कि दून घाटी इसको दी गई। तो इस सारे फैक्ट मैं भी बताऊंगा आपको। तो समकालीन किसका था, तो समकालीन औरंगजेब का था। अगला पॉइंट देखिए, मेदिनी शाह जब गद्दी पर बैठा 1664 में, इस अवसर पर औरंगजेब ने उसके लिए खिल्लत भेजी थी। तो खिल्लत का मतलब होता है उपहार। तो दोस्तों देखिए, मेदिनी शाह जब गद्दी पर बैठा 1664 में, तो इस अवसर पर औरंगजेब ने दोस्तों उसके लिए खिल्लत भेजी, उसके लिए उपहार भेजे। और ये मान सकते हैं आप कि औरंगजेब का गुलाम था मेदिनी शाह। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है मेदिनी शाह जो है अवसरवादी एवं कूटनीतिज्ञ था। और साथ ही साथ दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था अभी, औरंगजेब के आदेश पर उसने बुटौलगढ़ यानी कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र बुटौलगढ़ को जीता। और औरंगजेब ने उपहार स्वरूप उसे दून घाटी क्षेत्र प्रदान किया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मेदिनी शाह से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आपको कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए, औरंगजेब के आदेश पर उसने बुटौलगढ़ यानी कि हिमाचल प्रदेश को जीता। और औरंगजेब ने उसको उपहार स्वरूप क्या दिया, दून घाटी क्षेत्र यानी कि देहरादून वाला जो क्षेत्र है उसको प्रदान किया। तो यहाँ मेदिनी शाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि ये एकमात्र यानी कि मेदिनी शाह एकमात्र पवार राजा था जो मुगल दरबार में क्या था, मनसबदार के पद पर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एकमात्र पवार राजा जो मुगल दरबार में मनसबदार था तो कौन था, मेदिनी शाह। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र पवार राजा है। और दूसरा फैक्ट देखिए, और एकमात्र पवार राजा जिसकी मृत्यु जो है मुगल दरबार में हुई थी। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। यानी कि मेदिनी शाह दोस्तों एकमात्र ऐसा पवार शासक है जो मुगल दरबार में मनसबदार था और एकमात्र ऐसा राजा है जिसकी मृत्यु जो है मुगल दरबार में हुई थी। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे मेदिनी शाह से। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, देखिए दून घाटी में पृथ्वीपुर नगर का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस पवार शासक या किस पवार राजा ने दोस्तों पृथ्वीपुर नगर का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो आंसर रहेगा आपका मेदिनी शाह। अगला पॉइंट है, मेदिनी शाह चंद राजा बाज बहादुर चंद से पराजित हो गया था। और बाज बहादुर ने दोस्तों मेदिनी शाह को पराजित करके जो है नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया था। तो आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको चंद वंश के बारे में बताया था, तो बाज बहादुर चंद दोस्तों ये चंद वंश का शासक था और जिसने मेदिनी शाह को जो है क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, तो मेदिनी शाह को पराजित करने के बाद ही दोस्तों बाज बहादुर चंद जो है नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से कहाँ लाया था, अल्मोड़ा लाया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि गढ़वाल से अल्मोड़ा जो है नंदा देवी की मूर्ति को कौन लाया था, तो वो लाया था बाज बहादुर चंद। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेदिनी शाह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए ये पॉइंट आ गया कि मेदिनी शाह जो है मेदिनी शाह को पराजित करने के बाद ही दोस्तों नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से अल्मोड़ा जो है बाज बहादुर चंद लाया। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे।
तो मेदिनी शाह से इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। एकमात्र पंवार राजा जो मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर था, और एकमात्र पंवार राजा जिसकी मृत्यु जो है मुगल दरबार में हुई। और बुटौलगढ़ का क्षेत्र जीता मेदिनी शाह ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जीता। साथ ही साथ पृथ्वीपुर नगर का निर्माण किया दून घाटी में। और साथ ही साथ बाज बहादुर के साथ युद्ध हुआ, क्या कहते हैं, मेदिनी शाह का, और जिसमें दोस्तों मेदिनी शाह हार गया। और बाद में बाज बहादुर चंद ने दोस्तों नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से जो है बाज बहादुर चंद कहाँ लाए, अल्मोड़ा लाए। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मेदिनी शाह के बाद जो राजा बना वो बना फतेहपति शाह, या इसको फतेह शाह भी कहते हैं। तो देखिए फतेहपति शाह जो है इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे फतेहपति शाह से। तो फतेहपति शाह कहें या फिर फतेह शाह कहें, एक ही बात है। तो फतेहपति शाह जो है परमार वंश का 48वां राजा था, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, 48वां राजा कौन था परमार वंश का? तो वो था फतेहपति शाह। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, अजयपाल मानसा के बाद गढ़वाल का तीसरा महान शासक था। आपको मैंने बताया था, ठीक है, अजयपाल और मानसा। तो अजयपाल और मानसा के बाद जो है ये गढ़वाल का तीसरा सबसे महान शासक था। अजयपाल जो है 37वां राजा था, और मानसा का मैंने बताया था आपको कि पहला ऐसा पंवार शासक था जिसने तिब्बत अभियान चलाया, उसके बारे में हमने बात की थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो फैक्ट है फतेहपति शाह से, वो है आपका फतेहपति शाह के सेनापति से संबंधित। तो देखिए फतेहपति शाह के सेनापति थे पुरिया नैथानी और शंकर डोभाल। ये दोनों नाम याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पुरिया नैथानी जो है किस पंवार शासक का सेनापति था? तो फतेहपति शाह का सेनापति था। और शंकर डोभाल जो है ये भी फतेहपति शाह का सेनापति था। उसके बाद देखिए पुरिया नैथानी जो सेनापति था फतेहपति शाह का, तो उसको किन नामों से जाना जाता है, इनको याद रखेंगे। गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को, और गढ़वाल का नाना फड़नवीस कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार मराठा साम्राज्य में दोस्तों फड़नवीस ने जो है कार्य किया, तो उसी प्रकार पुरिया नैथानी ने भी जो है कार्य किया। तो इसीलिए इसको जो है गढ़वाल का नाना फड़नवीस कहा जाता है, और गढ़वाल का चाणक्य भी इसको कहा जाता है। और कुमाऊं का चाणक्य किसको कहते हैं? हर्षदेव जोशी को। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करें फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे दोस्तों, इसीलिए उसे जो है गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों ये, और सारे आपको नोट करने हैं। तो देखिए फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे, जिनकी बात अभी हम आगे जो है वीडियो में करेंगे। तो फतेहपति के दरबार में 9 रत्न थे। आपको पूछा जाता है कौन से पंवार शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो आंसर रहेगा आपका फतेहपति शाह। और इसीलिए दोस्तों इसको गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में भी 9 रत्न थे। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट है दोस्तों सिरमौर अभियान। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फतेहपति शाह का सिरमौर अभियान। तो क्या था सिरमौर अभियान? देखिए गद्दी पर बैठते ही फतेहपति शाह ने सिरमौर पर आक्रमण कर सिरमौर नरेश जो हैं रुद्र प्रकाश को पराजित करके उससे बैराटगढ़ व कालसीगढ़ जो है छीन लिए थे। तो देखिए सिरमौर यानी कि हिमाचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर आक्रमण किया फतेहपति शाह ने गद्दी पर बैठते ही, और आक्रमण कर सिरमौर नरेश जो रुद्र प्रकाश था नरेश सिरमौर का, उसको पराजित करके बैराटगढ़ और कालसीगढ़ उससे जो है छीन लिए। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए फतेहपति शाह के पूर्वजों ने सिख गुरु राम राय को जो है 1676 में अपने राज्य में आश्रय देकर दून में गुरुद्वारा बनाने हेतु जो है 3 गांव प्रदान किए। तो आपका इंपॉर्टेंट है कि फतेहपति शाह के पूर्वज जो थे, यानी कि मेदिनी शाह, पृथ्वीपति शाह, तो इन्होंने दोस्तों सिख गुरु यानी कि सिख धर्म के जो गुरु हैं उनको जो है आश्रय दिया। इसमें आपका गुरु राम राय को दिया 1676 में। तो दोस्तों क्यों दिया? क्योंकि गुरुद्वारा बनाने हेतु जो 3 गांव हैं, ये 3 गांव प्रदान किए फतेहपति शाह ने, यानी कि फतेहपति शाह और इनके पूर्वजों ने। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, युद्ध है, यानी कि भंगाणी युद्ध। दोस्तों देखिए भंगाणी युद्ध आपको पूछा जा सकता है किसके बीच हुआ, कब हुआ?
ठीक है। तो देखिए भंगाणी का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ, यानी कि सिरमौर नरेश मेदिनी प्रकाश, दूसरा सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य हुआ। ये तीनों दोस्तों इसमें इस युद्ध में जो है भाग लिया था भंगाणी के युद्ध में। तो दोस्तों भंगाणी के युद्ध में कौन जीता, तो भंगाणी के युद्ध में फतेहपति शाह विजयी हुए। तो याद रखेंगे फतेहपति शाह ने विजय प्राप्त की और अपनी जो है रजत मुद्राओं पर अष्टकोणीय राजा की मूर्ति बनवाई थी। तो यहाँ से आपको इतने फैक्ट याद कर रखने हैं भंगाणी युद्ध से। तो भंगाणी युद्ध किनके मध्य हुआ था अगर आपको पूछा जाता है, तो ये आपका सिरमौर नरेश यानी कि हिमाचल नरेश जो है मेदिनी प्रकाश और सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य हुआ, जिसमें फतेहपति शाह जो है विजयी हुआ और उसने अपनी रजत मुद्राएं चलाई और उसमें अष्टकोणीय राजा की जो है मूर्ति बनवाई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद फतेहपति शाह का दोस्तों सहारनपुर अभियान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सहारनपुर अभियान किस पवार शासक का है आपको पता होना चाहिए, ये है आपका फतेहपति शाह का। देखिए सहारनपुर में सहारनपुर के जो है पुंडीर और गुजर जो कि दून घाटी पर निरंतर आक्रमण करते थे, उनको सबक सिखाने के लिए जो है फतेहपति शाह ने जो है भीषण आक्रमण किया और पुंडीर राजा जो है जगत सिंह गढ़वाल सेना से पराजित हो गया और मुगलों की शरण में चले गया। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि सहारनपुर अभियान जो है, तो सहारनपुर के पुंडीर और गुजर जो थे वो दून घाटी पर निरंतर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो उनको जवाब देने के लिए जो है फतेहपति शाह ने दोस्तों आक्रमण किया और जो पुंडीर राजा था जगत सिंह उसको पराजित किया और जो जगत सिंह था दोस्तों वो कहाँ भाग गया, मुगलों की शरण में चले गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करें, काफी सारे फैक्ट हैं फतेहपति शाह से। देखिए अगला पॉइंट है औरंगजेब बादशाह ने मुगल सेनापति सैयद अली को गढ़वाल सेना को जो है खदेड़ने का आदेश दिया, लेकिन फतेहपति शाह ने जो है दोस्तों सैयद अली को पराजित किया था। ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है मेमोयर्स ऑफ देहरादून, जिसकी रचना किसने की, R.C. विलियम्स ने की। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है कि औरंगजेब ने जो है मुगल सेनापति कौन था, सैयद अली। तो मुगल सेनापति सैयद अली को किसने पराजित किया अगर आपको पूछा जाता है, तो फतेहपति शाह ने किया। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों मेमोयर्स ऑफ देहरादून में, यानी कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून में मिलता है। तो इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की R.C. विलियम्स ने इसकी रचना की। तो आपको पूछा जा सकता है मेमोयर्स ऑफ देहरादून की रचनाकार कौन है, किसने रचना की, तो R.C. विलियम्स ने की, जिसमें हमें उल्लेख मिलता है कि मुगल सेनापति सैयद अली को फतेहपति शाह ने पराजित किया था। देखिए फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। तो कौन कौन से थे उनके नाम देखेंगे दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कौन नहीं है इसमें से फतेहपति शाह के दरबार में निम्न में कौन सा जो है 9 रत्न नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये 9 नाम जो है याद रखने हैं। तो दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्नों की बात करें तो पहला नाम आता है सुरेशानंद बर्थवाल, दूसरा आता है खेतराम धसमाना और उसके बाद रुद्रीदत्त किमोठी, चौथा नाम आता है हरिदत्त नौटियाल, पांचवा नाम आता है वासवानंद बहुगुणा, छठा नाम आता है शशिधर डंगवाल, सातवां नाम आता है सहदेव चंदोला, आठवां है कीर्तिराज कैथुला और नौवां है हरिदत्त थपल्याल। तो दोस्तों ये 9 नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है। ये फतेहपति शाह के 9 रत्न हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे 9 नाम याद रखेंगे, सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाना, रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सचदेव चंदोला, कीर्तिराम कैथुला और हरिदत्त थपल्याल। तो ये 9 रत्न थे दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में, इनको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, देखिए फतेहपति शाह या फतेह शाह ने कुमाऊं राज्य से भी कई संघर्ष किए, जिसमें आपका आता है दुधौली का युद्ध,
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आपको पूछा जा सकता है कि दुधौली का युद्ध कब हुआ। तो दुधौली का युद्ध दोस्तों 1703 में दोस्तों दुधौली का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ पूछा जाता है, तो चंद वंश के राजा ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ। तो कुमाऊं पर भी दोस्तों कई बार संघर्ष किया फतेहपति शाह ने, और इनके बीच दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ कुमाऊं में, कौन सा युद्ध किया फतेहपति शाह ने, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका दुधौली का युद्ध। ठीक है, ये दुधौली का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ, तो ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ। और ये युद्ध कब हुआ, तो 1703 में दोस्तों ये युद्ध हुआ। याद रखेंगे दुधौली का युद्ध। अगला पॉइंट है 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण कर फतेहपति शाह ने बैजनाथ तक का क्षेत्र जो है विजित कर लिया था। तो दोस्तों 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण कर जो है फतेहपति शाह ने दोस्तों बैजनाथ तक का जो क्षेत्र है उसको विजित कर लिया था। और फतेहपति शाह के शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे। तो दोस्तों ये आपको पूछा जा सकता है कि किस परमार शासक या किस परमार राजा के शासनकाल में लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे। तो आंसर रहेगा आपका फतेहपति शाह। अगला पॉइंट है दोस्तों फतेहपति शाह साहित्य कला और समाज सेवा के लिए जाना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे साहित्य कला समाज सेवा के लिए दोस्तों जाना जाता है फतेहपति शाह को। फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसको, गढ़वाल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो फतेहपति शाह के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है किस परमार शासक को या किस गढ़वाल के किस शासक को छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, तो आंसर रहेगा आपका फतेहपति शाह। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, फतेहपति शाह को गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड जो है लिए गए हैं। तो दरबारी कवि की बात करें तो फतेहपति शाह के दरबार में जो दरबारी कवि थे पहला नाम आता है रामचंद्र कंडियाल का। याद रखेंगे रामचंद्र कंडियाल का ग्रंथ है एक फतेह शाह यशोवर्णन। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा जाता है कई बार। फतेह शाह यशोवर्णन जो है ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ है रामचंद्र कंडियाल का। तो याद रखेंगे इस ग्रंथ में क्या है, तो इस ग्रंथ में है दोस्तों फतेहपति शाह की प्रशंसा की गई है। तो याद रखेंगे इसको, फतेहपति शाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है फतेह शाह यशोवर्णन से। और फतेह शाह यशोवर्णन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ, रामचंद्र कंडियाल के द्वारा। याद रखेंगे, किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। दूसरा नाम आता है दोस्तों जटाधर का। तो जटाधर का ग्रंथ है दोस्तों फतेह शाह करण। तो इनके सबके आगे दोस्तों फतेह शाह है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं तो ये किसके दरबार में थे, तो फतेह शाह करण और फतेह शाह यशोवर्णन, ये दोनों ग्रंथ दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, तो जटाधर का क्या है, फतेह शाह करण है। ठीक है, जिससे हमें फतेह शाह के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा जो दरबारी था वो था रतन कवि। तो रतन कवि ने दोस्तों अपने ग्रंथ में जो है फतेह प्रकाश में जो है फतेहपति शाह को क्या कहा है, हिंदुओं का रक्षक कहा है, सील का सागर कहा है, और श्रीनगर की शोभा कहा है। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो रतन कवि जो है दरबारी था, कवि था फतेहपति शाह का। तो इसने अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश, आपको पूछा जा सकता है फतेह प्रकाश किसका ग्रंथ है, रतन कवि का। तो इसमें फतेहपति शाह को क्या कहा गया है, हिंदुओं का रक्षक कहा गया है। आपको पूछा जा सकता है हिंदुओं का रक्षक जो है किसे कहा जाता है, तो फतेहपति शाह को कहा जाता है। सील का सागर, धैर्य का सागर कहा जाता है फतेहपति शाह को। और श्रीनगर की शोभा किसको कहा जाता है, फतेहपति शाह को। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ फतेहपति शाह के दरबार में चित्रकार कौन थे, हरदास और श्यामदास। ठीक है, तो ये पृथ्वीपति शाह के समय से हैं। ठीक है, तो ये भी जो है याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। आगे चलते हैं। फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों उपेंद्र शाह जो है गद्दी पर आसीन हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो फतेह शाह की मृत्यु हो गई अब। ठीक है, फतेह शाह की जो है मृत्यु के बाद या फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद उपेंद्र शाह गद्दी पर आसीन हुए।
और उपेंद्र शाह की दोस्तों अल्पकाल में मृत्यु हो गई और उपेंद्र शाह की कोई भी संतान नहीं थी। तो उपेंद्र शाह के भाई जो है दिलीप शाह राजा बने। तो याद रखें, उपेंद्र शाह के बाद कौन बने राजा? दिलीप शाह। यानी कि उपेंद्र शाह का जो है कोई उसकी संतान नहीं थी उपेंद्र शाह की, और अल्पकाल में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है उपेंद्र शाह का भाई जो है दिलीप शाह, वो राजा बना और गढ़वाल में सबसे कम समय तक का शासन रहा। आपको पूछा जा सकता है गढ़वाल में किस शासक का शासनकाल सबसे कम रहा? तो याद रखेंगे दिलीप शाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिलीप शाह। तो गढ़वाल का पहला शासक है जिसने जो है दोस्तों सबसे कम समय तक शासन किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, दिलीप शाह के बाद दोस्तों उसका पुत्र जो है प्रदीप शाह गद्दी पर बैठा। तो दिलीप शाह के बाद कौन बैठा गद्दी पर? प्रदीप शाह बैठा। चलिए अब जानते हैं प्रदीप शाह के बारे में, और इसको आप जरूर याद रखें, फतेहपति शाह को। इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको बताए, नवरत्न बताए, सहारनपुर अभियान बताया और दरबारी कवियों के बारे में बताया, दुधौली का युद्ध बताया, तो सारे ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दिलीप शाह के बाद प्रदीप शाह जो है गद्दी पर बैठा, प्रदीप शाह। चलिए जानते हैं प्रदीप शाह से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। देखिए 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा प्रदीप शाह, और शासनकाल की बात करें तो 1717 से लेके 1772 तक जो है शासनकाल रहा। यानी कि आप ऐसा मान लें कि जो है गढ़वाल में सबसे ज़्यादा समय तक जो है शासनकाल रहा प्रदीप शाह का। तो याद रखें, इससे पहले मैंने अभी बताया था आपको सबसे कम समय तक शासन किसका रहा। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको किसका रहा। ठीक, दोनों याद रखेंगे, यानी कि दिलीप शाह और प्रदीप शाह को, ठीक है। तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए दिलीप शाह मैंने अभी आपको बताया, दिलीप शाह, गढ़वाल का दिलीप शाह जो है पहला शासक जिसने सबसे कम समय तक क्या किया? शासन किया, सबसे कम समय तक, ठीक है। अगर पूछा जाता है गढ़वाल के किस शासक ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया, तो वो है आपका दिलीप शाह। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया? तो दिलीप शाह का पुत्र है आपका प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह का शासनकाल जो है सबसे अधिक समय तक जो है गढ़वाल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजा कौन है? राजा प्रदीप शाह। यानी कि राजा प्रदीप शाह कौन है? दिलीप शाह का लड़का, ठीक है, यानी कि उसका पुत्र। क्लियर है? दोनों फैक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला और सबसे कम समय तक शासन करने वाला। तो देखिए प्रदीप शाह की बात करें तो 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और गढ़वाल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा था। तो याद रखें, मैंने बता दिया, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा प्रदीप शाह और सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा दिलीप शाह, और दिलीप शाह का पुत्र है प्रदीप शाह। तो दोनों याद रखेंगे, साथ साथ ही आपको याद भी रहेगा। अगला पॉइंट है, राजमाता कनक देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। तो ये पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में जो है राजा जो है गद्दी पर बैठ गया था प्रदीप शाह। तो इसकी संरक्षिका कौन रही? कनक देवी। तो आपको पूछा जा सकता है किस पंवार शासक या किस पंवार राजा की संरक्षिका कनक देवी थी? तो आंसर रहेगा आपका राजा प्रदीप शाह। उसके बाद देखिए अगला, प्रदीप शाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का जो है समकालीन था। तो याद रखेंगे किन मुगल शासकों का समकालीन था प्रदीप शाह? तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इसका समकालीन था राजा प्रदीप शाह। देखिए प्रदीप शाह जो है चंद राजाओं में जगत चंद, देवी चंद, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों काफ़ी जो है, मैंने भी बताया आपको, प्रदीप शाह ने जो है जिसको गढ़वाल में जो है सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया प्रदीप शाह ने। तो चंद राजाओं कहें या फिर आपके मुगल जो राजा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा राजाओं के साथ जो है इसका समकालीन माना जाता है इसको। देखिए जगत चंद हो गया, देवी चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद, दीप चंद, इनका जो है ये समकालीन था प्रदीप शाह, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रदीप शाह के दरबार में डोभाल और खंडूरियों का बोलबाला अधिक रहा।
तो आपको पूछा जा सकता है किस पंवार शासक के दरबार में डोभाल और खंडूरियों का बोलबाला अधिक रहा, तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रदीप शाह। ठीक है, तो प्रदीप शाह के दरबार में डोभाल और खंडूरियों का बोलबाला अधिक रहा। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे प्रदीप शाह के शासनकाल में दोस्तों, प्रदीप शाह का दोस्तों दीवान कौन था, वजीर कौन था, ज्योतिषी कौन था, मंत्री कौन था, राजकवि कौन था, तो इन सभी को जो हम दोस्तों देखेंगे। देखिए प्रदीप शाह एक शांतिप्रिय शासक था। ठीक है, प्रदीप शाह कैसा शासक था, शांतिप्रिय शासक था। तो इसके दरबार में दोस्तों कौन कौन, दीवान कौन था, तो दीवान था रघुपति चौथा, याद रखेंगे। तो प्रदीप शाह का दीवान था रघुपति चौथा। वजीर कौन था, वजीर था रंगी बिष्ट। और ज्योतिषी कौन था, जयदेव बहुगुणा। और मंत्री कौन था, इंद्रमणि डंगवाल। और राजकवि कौन था, मेघाकर शर्मा। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और मंत्री की बात करें तो मंत्री इंद्रमणि डंगवाल, जिसने देहरादून में मंगलेश्वर शिव मंदिर बनवाया। आपको पूछा जा सकता है मंगलेश्वर शिव मंदिर जो है किस पंवार शासक के मंत्री ने बनाया, तो आंसर रहेगा आपका प्रदीप शाह। और मेघाकर शर्मा की बात करें जिनकी प्रसिद्ध रचना है रामायण प्रदीप, तो इसमें दोस्तों रामायण प्रदीप में जो प्रदीप शाह है, तो प्रदीप शाह का वर्णन मिलता है, प्रदीप शाह है। ठीक है, तो प्रदीप शाह का वर्णन मिलता है रामायण प्रदीप में। और रामायण प्रदीप जो ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना किसने की है, मेघाकर शर्मा ने की है, तो याद रखेंगे इसको। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। प्रदीप शाह से दीवान कौन था, रघुपति चौथा। वजीर रंगी बिष्ट। ज्योतिषी जयदेव बहुगुणा। मंत्री इंद्रमणि डंगवाल। और राजकवि मेघाकर शर्मा। तो इनसे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि इंद्रमणि डंगवाल जो मंत्री था उसने मंगलेश्वर शिव मंदिर बनाया था देहरादून में। और मेघाकर शर्मा की बात करें तो जिनकी प्रसिद्ध रचना है रामायण प्रदीप, जिसमें हमें प्रदीप शाह का जो है वर्णन मिलता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है, कोई भी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करें प्रदीप शाह के समय दोस्तों, अली मोहम्मद के नेतृत्व में, यानी कि रोहेलों का आक्रमण हुआ था प्रदीप शाह के शासनकाल में। तो याद रखेंगे प्रदीप शाह के समय अली मोहम्मद के नेतृत्व में रोहेलों का आक्रमण हुआ था। और कुमाऊं के चंद राजा कल्याणचंद ने जब रोहेलों का आक्रमण अल्मोड़ा में हुआ, तब प्रदीप शाह से मदद की गुहार लगाई थी और प्रदीप शाह ने मदद की थी। तो दोस्तों जब जो है रोहेलों का आक्रमण हुआ अली मोहम्मद के नेतृत्व में कुमाऊं में, तो कल्याण चंद ने दोस्तों प्रदीप शाह से मदद मांगी और प्रदीप शाह ने जो है मदद भी की। ठीक है, यानी कल्याण चंद जब अल्मोड़ा में था, यानी कि अल्मोड़ा में जब शासन करता था कल्याण चंद, तो उस समय जो आक्रमण हुआ रोहेलों का, तो उसके लिए जो है कल्याण चंद ने प्रदीप शाह से मदद ली। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, मौलाराम ने राजा प्रदीप शाह का जो है रूप चित्र बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, मौलाराम से संबंधित है। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस पंवार शासक का जो है वो रूप चित्र जो है, किस पंवार शासक का रूप चित्र किसने बनाया, यानी कि यह पूछा जा सकता है प्रदीप शाह का जो रूप चित्र है पंवार शासक किसने बनाया, तो मौलाराम ने बनाया दोस्तों। याद रखेंगे मौलाराम ने राजा प्रदीप शाह का जो है रूप चित्र बनवाया था। अगला फैक्ट है प्रदीप शाह ने मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई। आपको पूछा जा सकता है किस पंवार राजा ने, किस पंवार शासक ने मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई थी। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। मोनाशाही तिमसा मुद्रा किसने चलाई, प्रदीप शाह ने चलाई। अगला फैक्ट है दोस्तों, प्रदीप शाह ने देहरादून में सिख मंदिर, यानी कि सिख मंदिर बनाने के लिए दोस्तों धामवाल, पंडितवाड़ी तथा भूप भूपतपाल जो है गांव भेंट में दिए। तो ये तीनों याद रखेंगे, धामवाल, पंडितवाड़ी और भूपतपाल। तो ये तीनों जो गांव जो हैं भेंट दिए थे प्रदीप शाह ने। ठीक है, यानी कि सिख मंदिर बनाने के लिए। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों बात करें उनका पुत्र जो है प्रदीप शाह का जो पुत्र है ललित शाह, ये गद्दी पर बैठा। और ललित शाह से दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसमें हम बात करेंगे ललित शाह से आगे को।
तो दोस्तों इसके बाद अगली एक क्लास और होगी इसमें, चौथी क्लास, जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे ललित शास्त्री से लास्ट तक। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।